अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ आज की वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स कैटेगरी के जो पास्ट पेपर्स हैं वो सॉल्व करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के जो टेस्ट पैटर्न है वो क्या है, किस तरीके का है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल है, उसमें कौन कौन से पोर्शन का कितना सिलेबस है, कितना परसेंट उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का ओवरऑल होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप सब स्टूडेंट्स के थे जो आज मैं इस वीडियो में साथ में आपको उन क्वेरीज को एड्रेस भी करूंगी। साथ में मैं कुछ कंप्यूटिंग प्रोग्राम की जो कैटेगरी है उसके पास पेपर भी आज की वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जीसीयू लाहौर है, इसके अंदर जो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं वो हर डिपार्टमेंट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग होते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी फिजिक्स के पास्ट पेपर्स पे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो पास्ट पेपर्स थे, कैटेगरीज हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसके अंदर आपसे फिजिक्स के बारे में पूछा जाता है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है वो। फिजिक्स के जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कैटेगरी थी उसके अंदर आपसे किसी भी तरह के नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल के अंदर जो सर्किटल टॉपिक्स होते हैं, सर्किट्स वाले टॉपिक्स हैं, उसके अंदर से ज़्यादा पूछ सकता है। इसी तरीके से अब जब हम लोग आज कंप्यूटिंग कैटेगरी करेंगे, इसके अंदर आपसे आपके साथ इसका सारा पैटर्न शेयर करूंगी। इसी तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट पैटर्न्स हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम अगर जीसीयू अपना पेपर लेती है वो 30 मार्क्स का होता है। ठीक है। आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं जो आपके टेस्ट में आते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि वो आपसे 30 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। ठीक है। अब मैं भी जो आपको कंप्यूटिंग कैटेगरी करवाऊंगी इसके अंदर मोस्टली आपसे ऑब्जेक्टिव पूछी होगी। फिर इस तरीके से कुछ कैटेगरीज हैं, लाइक जो बीएस इंग्लिश की कैटेगरी होगी, या फिर कुछ कॉमर्स की या मीडिया कम्युनिकेशन की जो कैटेगरीज होंगी, उसके अंदर आपसे कुछ सब्जेक्टिव भी पूछेंगे। जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम जो फिजिक्स की एंड गेम शेयर की थी उसके अंदर उसने शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे हुए थे। वो शॉर्ट क्वेश्चंस उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछे हुए थे। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आई गेस 1 से 2 जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उसके अंदर से भी इंक्लूडेड थे वो लास्ट वीडियो में। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, कुछ के अंदर वो आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, कुछ के अंदर वो सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो सारा पेपर ऑब्जेक्टिव देते हैं या उसमें से सब्जेक्टिव में भी उस पेपर को डिवाइड कर लेते हैं। और अगर वो डिवाइड करेंगे इसको सब्जेक्टिव में, तो उसके अंदर वो आपसे कुछ मुश्किल नहीं पूछेंगे, टू द पॉइंट और बहुत बेसिक चीज़ें पूछेंगे। ठीक है। कोई इतने ट्रिकी नहीं होंगे। द ट्रिकी जो होंगे वो होंगे आपके एमसीक्यूज। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको इसके पैटर्न के बारे में बता दिए। ठीक है। और मार्क्स मैंने आपको बता दिए कि 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है। उसके बाद अब अगर मैं बात करूँ कंप्यूटिंग कैटेगरी की, तो कंप्यूटिंग कैटेगरी के अंदर आपकी कंप्यूटर साइंस आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है। ठीक है। अब इसके अंदर जब अप्लाई करते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स ने, अब जब इन कैटेगरीज में अप्लाई करना होता है, तो अब कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स भी होते हैं और कुछ नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स भी होते हैं, और नॉन मेडिकल में प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस दोनों के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ठीक है। अब जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे ना, मेडिकल के स्टूडेंट्स, उनके पेपर का पैटर्न होगा जो कंप्यूटिंग कैटेगरी का होगा, उसके अंदर मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बायो भी आएगी, बेसिक मैथ्स और या एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगी, और उसके साथ में आपकी इंग्लिश आएगी। ठीक है। इंग्लिश के अंदर सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, एनालॉजीज होंगी, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा। ठीक है। सेम इज द केस विद नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, बस जहाँ पे डिफरेंस आएगा वो ये आएगा, जो बायो होगी उसकी जगह आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब किस सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज पूछेगा ये भी वही बता सकते हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर्स के ऊपर हम लोग टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। वो एमसीक्यूज का पैटर्न चेंज कर सकते हैं, एमसीक्यूज वो चेंज कर सकते हैं, मे बी वो बेसिक मैथ्स के कम कर दें, बायो के ज़्यादा कर दें। तो इस तरीके से टेस्ट पैटर्न जो है वो फुली डिफाइंड नहीं है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने आपको एक हिंट दे दिया कि पैटर्न इस तरीके से होगा। कितने एमसीक्यूज आएंगे किस सब्जेक्ट के, ये टोटली डिफाइंड नहीं है। ठीक है।
उसके बाद अब हम लोग इसके पैटर्न की तरफ देखें तो ये इसके अंदर आपको मैंने कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के बारे में बता लिया है। इसी तरीके से कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको डिफरेंट मज़ीद कैटेगरीज़ के बारे में भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर बायोलॉजी के पास्ट पेपर्स की बात करें तो बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है? अभी जो सबसे पहले एमसीक्यूज़ है वो उसमें है, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने जीसीयू के पेपर को प्रिपेयर करना है ना, तो आप लोग जो अपनी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी बेसिक जो चीज़ें हैं अपने इंटर की, वो उनको एक दफ़ा रीड आउट कर लें। मस्ट रीड आउट। जो उसके अंदर स्पेशल कैटेगरीज़ हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की, कौन सी स्पीशी किस फैमिली में आती है, इन फैमिलीज़ को याद कर लें, कैटेगरीज़ को याद कर लें, मेन पॉइंट्स जो हैं उनको लाजमी। अब देखिए इंटरमीडिएट के पेपर तो आप लोग दे के फिर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इंटरमीडिएट में आपने जो भी पढ़ा आपको याद तो होगा अभी, उनका कॉन्सेप्ट वगैरह तो होगा, इतना तो आपको पता होगा कि आप लाइन पढ़ के उसका आपको आंसर रिकॉल हो जाए। तो आप लोगों ने एक दफ़ा बायोलॉजी की रीडिंग कर लेनी है, बुक रीडिंग कर लेनी है। इसके बाद फिर इंशाल्लाह आप अपने पेपर के अंदर बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपके आपके साथ कुछ एमसीक्यूज़ शेयर कर रही हूँ बायोलॉजी के, जो जीसीयू के पास्ट पेपर्स के का पार्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि रेप्टाइल्स और मैमल्स के अंदर एक कनेक्टिंग लिंक कौन सा है, तो दैट इज प्रोस्थेरिया, प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया क्या होता है? प्रोटोथेरिया एक क्लास होती है जिसके अंदर एनिमल्स को इंक्लूड करती है, जिसके अंदर रेप्टाइल और मैमल के दरमियान एक छोटी सी ट्रांजिशन देखने को मिलती है, ठीक है? उसके अंदर इनकी एक स्पेशल ट्रेट होती है, जो इसमें इनकी रिप्रोड्यूस करने वाली ट्रेट होती है, वो इनके अंदर लाइक जो मैमल्स, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनकी ट्रेड्स जो हैं वो रेप्टाइल्स के साथ मैच करती हैं, ठीक है? लाइक कुछ मैमल्स होते हैं वो अंडे भी देते हैं और वो रेप्टाइल्स भी देते हैं, तो ये इनकी ट्रेड मैच कर जाती है, तो इनको एक सब क्लास का नाम दिया गया जिसको प्रोटोथेरिया कहते हैं। अब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट सेल प्रोड्यूस, यीस्ट सेल जब आपकी ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपका ग्लूकोज होगा वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन इज एथेनॉल। विच एंजाइम डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स? कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है? तो उसके अंदर जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? वो स्टार्च, कोई भी स्टार्च जो होती है वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जो अमाइलेज है ये मोस्टली आपके सलाइवा में और आपके पैनक्रियाज में पाई जाती है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवॉर्म इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ। देखें अर्थवॉर्म क्या होते हैं, ये जो आपका ये डेट्रीटोवर्स होते हैं, ठीक है? ये डेट्रीटोवर्स ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर अर्थवॉर्म की एक कैटेगरी आ जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्लैटवर्म इज कंपोज्ड ऑफ फ्लेम सेल। फ्लेम सेल्स जो है वो एक्सक्रीशन के लिए यूज होता है फ्लैटवर्म्स के अंदर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेटर और प्री रिलेशन। प्रीडेटर और प्री रिलेशन की बात करें तो देखें इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है फॉक्स एंड रैबिट। देखिए फॉक्स जो है वो प्रीडेटर होगा, इसने रैबिट पे हमला करना है, और जो शिकार होगा वो होगा रैबिट, ठीक है? लेकिन जो फंगस और अलगे हैं ये खुद एक आपस की क्लास है, प्लांट्स और रूट एक तरह के खुद एक क्लास है, और नोड्यूल बैक्टीरिया, रूट प्लांट एंड रूट नोड्यूल बैक्टीरिया ये भी आपस में लिंक्ड हैं। फ्लावर एंड इंसेक्ट भी आपस में प्रीडेटर और प्री नहीं है। जो प्रीडेटर और प्री की कैटेगरी में आते हैं वो है फॉक्स एंड रैबिट। विच बायोम हैज बीन इंक्रीज्ड इन एरिया बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है डेजर्ट,
डेजर्टिफिकेशन की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन है और ओवर ग्रेजिंग है वो बढ़ रही है। डेजर्टिफिकेशन बढ़ रही है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ओवर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ह्यूमन बॉडी इज़, जो नाइट्रोजन है ह्यूमन बॉडी में वो 2% होती है। देखिए ये बिल्कुल बेसिक फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज हैं जो पूछे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरियम दैट इज मोस्टली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया यूज होता है उसको कहते हैं एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको ई कोलाई भी कहते हैं। ठीक है, स्टेनिंग फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्टेनिंग मटेरियल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, इसका सिंपल आंसर है क्रिस्टल वॉयलेट। जो इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है इसका क्रिस्टल वॉयलेट रिटेन रहता है क्योंकि इसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये थे तमाम जो बायोलॉजी के एमसीक्यूज। नाउ अब हम बात करते हैं जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं, मैथ्स और आईक्यू बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है इफ ए कैन डू जॉब इन 10 days another person B कैन डू द सेम जॉब इन 20 days देन टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब व्हेन बोथ ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर। अब एक पर्सन है वो सेम काम 10 days में कर रहा है और सेम काम ही बी पर्सन जो है वो 20 days में कर रहा है। अब हमने वो टाइम फाइंड करना है जब ये दोनों मिल के काम करें तो फिर वो कितने दिनों में काम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो 1 पर्सन है ए पर्सन वो 10 डेज में काम कर रहा है और एक पर्सन जो है वो 20 डेज में काम कर रहा है। इनकी एक फ्रैक्शन बना लेंगे और अब हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है कि ये दोनों मिल के कितना काम करते हैं। ये दोनों की जो लिमिट है वो मिल के जो एक फाइनल काम बना करेगी, जो मिल के जब ये काम करेंगे टाइम बनेगा वो क्या होगा। तो अब हमने सिंपली दोनों फ्रैक्शंस को सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन ये फॉर्म बन जाएंगी 3/20। अब ये x की वैल्यू हमने निकालनी है तो x यहाँ पे जब जाएगा और ये 20/3 यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, जो वुड बी द करेक्ट ऑप्शन 20/3। इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z एंड xy इज इक्वल्स टू 0 व्हाट इज द एवरेज ऑफ x एंड y। इसके अंदर अब हमने x और y की एवरेज फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इसके अंदर ये इसको हिंट को यूटिलाइज करना है और x और y की एवरेज निकालनी है। तो अभी हम लोग इसके अंदर इसकी एवरेज निकाल। अब एवरेज जो होती है, एवरेज का मतलब होता है क्या कोई भी दो नंबर्स हैं उनका सम उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ टर्म्स से, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड किया उसको उतनी नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देना। ठीक है, अब मैंने इस जो ये एक्सप्रेशन हमें गिवन था 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z, इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम ले तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज रहेगी 1/z। अब जब हमने एक्स वाई हमारे पास जो यहाँ पे आया है इसकी जगह पे हमारे पास ये हिंट गिवन है एक्स वाई इज इक्वल्स टू जी, हमने उसको इसकी जगह पे पुट किया। अब सिंपली क्या करेंगे हम लोग, ये z और z जो है डिनोमिनेटर में ये कट जाएंगे। अब हमारे पास जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया है वो आया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो अब हम लोग जब इसको एवरेज के फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास, क्योंकि सिंपली x प्लस 1 आया है इज इक्वल्स टू 1, तो अब जब हम x प्लस वाई की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास एवरेज की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 1/2। x प्लस वाई की वैल्यू को हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे, इसके फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 1/2। ठीक है, अब मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन था, साथ में एक हिंट गिवन था, आपने इसका एवरेज फाइंड करना था। अब x और y का जो एवरेज है उसको निकालने के लिए पहले हमने एवरेज का फॉर्मूला बना लिया x प्लस वाई बाई 2। अब पहले हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये एक्स वाई की वैल्यू आई। इस जो ये टर्म बनी इसकी जगह पे हमने z को सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूट करके ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास एक्सप्रेशन बना x प्लस वाई को हम लोगों ने एवरेज के फॉर्मूला में पुट किया तो आंसर आया 1/2।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब जब भी आपने किसी पोलिनोमियल को चेक करना हो कि वो कितना डिविजिबल है, किस फैक्टर के साथ डिविजिबल है पूरा पूरा, तो आप क्या करते हैं, उसके बनाते हैं फैक्टर्स। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के फैक्टर बनाए तो ये बनते हैं एक्स, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 5, ये दो इनके बनते हैं फैक्टर्स। अब इन दोनों फैक्टर्स को आपने इसके अंदर चेक करना है, जो ये दोनों फैक्टर्स हैं ये इसके ऊपर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। अब इसके अंदर जो भी फैक्टर आपके पास गिवन होगा आपके ऑप्शन में, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। डिविजिबल का मतलब है कि अगर आप इन दोनों फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर को भी इस फॉर्मूला में, इस इक्वेशन में पुट करें, पोलिनोमियल में पुट करें, पुट करेंगे तो पुट करने से आपका जो सा आंसर है वो जीरो आ जाएगा। तो ये जो भी इसके अंदर ये जो फैक्टर्स बनते हैं, इनका मतलब होता है कि ये इसके ऊपर पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। अभी आप इसके अंदर चेक कर लें, ये अभी x माइनस 4 है इज इक्वल्स टू 0 करें, x की वैल्यू आपके पास आएगी 4। 4 को आप पुट करें इस पोलिनोमियल के अंदर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20, 20 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से अगर आप 5 को पुट करें तो 5 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 30 माइनस 20 10। अब इसके अंदर एक 10 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए अब इसका जो x प्लस 5 है ये फैक्टर इसका टोटली डिविजिबल नहीं है। जो इसका करेक्ट आंसर है डेट वुड बी x माइनस 4। x माइनस 4 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन cos थीटा विल बी। तो cos थीटा आप लोगों ने फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में अब आपके पास देखें tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है -1/2 और आपको बताया गया है कि टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपकी जो x की वैल्यू है, जो आपका ये अब आपको जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर जो है आपका वो पॉजिटिव है और जो आपके बेस है वो है नेगेटिव। अब इसके अंदर यानी कि अब आपका यहाँ पे एक्स क्वाड्रेंट जो है वो नेगेटिव है और वाई क्वाड्रेंट जो है वो पॉजिटिव है। अब इसके अंदर क्या होगा, जब आप लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो आप लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लस बेस का की वैल्यूज को पुट करेंगे। अब यहाँ पे बेस क्या का फॉर्मूला है, जो बेस का की वैल्यू है वो है -2 और जो आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो है 1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। अब देखें आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई, क्योंकि जब आपने cos थीटा की वैल्यू निकालनी थी तो cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास मौजूद थी लेकिन हाइपोटेनस नहीं था। आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए इसकी जो हाइपोटेनस है वो भी निकाली, तो जो आपकी वैल्यू आई cos थीटा की, अब देखें बेस में आपकी जो वैल्यू है वो -2 है, तो आपका आंसर होगा -2/√5। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x माइनस क्यू ओवर p माइनस क्यू देन x माइनस 1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर एक थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये इस तरीके से नहीं है, ये इससे में x की वैल्यू आपको इस तरीके से गिवन है, x इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू p माइनस क्यू है, ठीक है। और आपने वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1 की। तो x माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली आपने ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है इसके साथ -1 लगा देना है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, p प्लस क्यू माइनस p, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे बाहर माइनस होने की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा। चेंज होने से आपकी जो p है ये आपस में कट जाएंगे और जो आपके पास 2q हो जाएगा और नीचे p माइनस क्यू। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा वो है 2q ओवर p माइनस क्यू। डी ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन में, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये इसमें ये एक्चुअली ये क्वेश्चन है, ये है x इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू बाई p माइनस क्यू। तो जब आप इस क्वेश्चन, ये x की वैल्यू आपको गिवन है और x माइनस 1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो x माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप x का जो एक्सप्रेशन गिवन है उसके अंदर -1 कर दे। -1 करने से जो -1 है वो ये वाला -1 आया है, ठीक है। वो उसको आप -1 करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो योर आंसर वुड बी 2q माइनस p माइनस q, ठीक है। और ये आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 25 men कैन कंज्यूम 250 kg ऑफ wheat in 20 days, देन 20 men कैन कंज्यूम हाउ मच wheat in 25 days। ये आपका
एक क्वेश्चन है रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड। देखिए वैसे इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा-सा मेंटली इमेजिन करने की कोशिश करें, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें, अगर 25 आदमी 250 किलो गंदुम जो है 20 दिनों में खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब सिनेरियो चेंज होता है तो आपके जो 25 मैन है वो 20 हो रहे हैं, लेकिन अगर आदमी कम हो रहे हैं तो दिन ज़्यादा हो रहे हैं। अगर 5 आदमी कम हो रहे हैं तो 5 आदमी ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर 250 किलो कोई जो वो अगर 25 आदमी कंज़्यूम कर रहे हैं 20 दिनों में, तो फिर 20 आदमी 25 दिनों में 250 किलो ही कंज़्यूम करेंगे, अगर आप मेंटली इसको इमेजिन करें तो। और अगर मैं आपको यहाँ पे इसको मैथमेटिकली वेरीफाई करके दिखाऊँ तो इसके अकॉर्डिंग देखें, जो 25 मैन हैं कंज़्यूम कर रहे हैं 250 केजी इन 20 डेज़, तो एक आदमी 20 दिनों में कितना कंज़्यूम करेगा? 250 बाय 20, 250 केजी जो है वो कंज़्यूम कर रहे हैं, जो कंज़्यूम कर रहे हैं 25 मैन, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। 10 जो 10 केजी जो है वो एक दिन में एक आदमी 20 दिनों में कंज़्यूम कर रहा है। और इसी तरीके से अगर हम लोग अब ये देखें कि एक दिन में एक आदमी कितना कंज़्यूम कर रहा है, तो 10 केजी को आप डिवाइड कर दें 20 से, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 0.5। तो एक आदमी एक दिन में 0.5 केजी जो व्हीट है उसको कंज़्यूम कर रहा है। तो अब अगर आपने ये देखना है कि इसको ये 25 डेज़ के अंदर कितना कंज़्यूम हो रहा है, तो इसको आप सिंपली क्या करेंगे, 0.5 डेज़ को 0.5 केजी को मल्टीप्लाई करेंगे आप 20 डेज़ से। 20 डेज़ के अंदर ये कंज़्यूम कर रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 20 डेज़ से और इसको फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देंगे जितने डेज़ के अंदर रिक्वायर्ड है। तो आपका आंसर आ जाएगा 250 केजी अप्रॉक्सिमेटली। तो यहाँ पर देखें, जो यहाँ पे पॉइंट्स में ऑप्शन गिवन है, तो आपका जो मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी 250.6। देखें, अगर मैंने आपको पहले ये बताया है कि आप इसको इमेजिन करें, अगर ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि देखें एक तरफ अगर आदमी ज़्यादा हैं तो दिन उसने 20 बताए हैं, अब आगे उसने आदमी कम कर दिए हैं और दिन 5 बढ़ा दिए हैं, तो दोनों तरफ जो है आपकी प्रोपोर्शन इक्वल हो जाती है। तो वो 250 अगर केजी कंज्यूम हो रहा है तो फिर भी बाद में भी 250 केजी ही कंज्यूम होगा। और ये मैंने अब आपको मैथमेटिकली भी वेरीफाई करके दिखा दिया। देखिए 250 जो केजी है वो 25 मैन कंज्यूम करते हैं, तो आपका एक आदमी जो है 20 दिनों में ये जो इतने एक आदमी जो है वो 20 दिनों में 10 केजी कंज्यूम करता है, और जो एक आदमी एक दिन में कंज्यूम कर रहा है वो है 0.5 केजी। अब आपने क्या करना है, सिंपली 0.5 केजी को 20 जो डेज़ हैं जिसके अंदर वो कंज्यूम कर रहे हैं एक आदमी, और उसको मल्टीप्लाई कर दें 25 डेज़ से, तो आपका आंसर आ जाएगा 250 ऑलमोस्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाद की वीकली सैलरी जो है वो कामरान की सैलरी से $70 कम है, और कामरान की जो सैलरी है वो मारिया से $50 ज़्यादा है। तो अब मारिया जो है वो $280 पर वीक कमा रही है, अर्न कर रही है, तो जवाद पर एक वीक कितना अर्न करेगा? अब देखिए हमारे पास एक बड़ा हिंट गिवन है, $280। अब उसने दूसरा हिंट ये गिवन है कि कामरान की जो सैलरी है वो $50 ज़्यादा है मारिया से। अब क्या सिंपली हम लोगों यहाँ पे एक छोटा-सा मैथ्स का रूल अप्लाई करेंगे कि देखिए 280 अगर मारिया की है ना, तो 280 जो मारिया की सैलरी है उसकी सैलरी के अंदर हम लोग कामरान की सैलरी को ऐड कर देंगे, क्योंकि देखिए अभी हमने उसने यही हिंट दिया है कि मारिया की सैलरी जो है वो कामरान की जो जितनी मारिया की सैलरी है कामरान की उससे $50 ज़्यादा है, ठीक है? तो अब कामरान की सैलरी तो होगी $330, ठीक है? जो कि इसकी जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो है 300, और अब ये एक ऑप्शन हमारी जो है ये क्रॉस हो जाएगी, ये तो हमारे ऑप्शंस में से निकल जाएगी, ठीक है?
अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड हमने जिसकी निकाली है वो है जवाद। अब जवाद की जो सैलरी है वो $300 नहीं हो सकती, ठीक है। अब $280 जो है वो मारिया की है, ये भी नहीं हो सकती। अब जो बाकी दो ऑप्शन बचे हैं वो है 260 और 160। अब जवाद की, अब ये जो 330 जो डॉलर्स निकली है ये है कामरान की सैलरी, और अब उसने ये बताया कि जवाद की वीकली सैलरी जो है वो $70 कामरान की सैलरी से कम है। तो 330 में से 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 260। तो जो जवाद की पर वीक सैलरी होगी वो होगी $260, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मारिया की सैलरी है 280 और इसने बताया है कि कामरान की सैलरी मारिया की सैलरी से $50 ज़्यादा है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को वो कामरान की सैलरी बन, और अब फिर उसके अंदर से हम क्या करेंगे, जो कामरान की सैलरी है उसमें से जवाद की जो जितनी सैलरी कम है उस $70 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा $260, ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन अ क्लास देयर आर 27 स्टूडेंट्स, अब इफ देयर आर 7 मोर गर्ल्स देन बॉयज इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ये भी सिंपल एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपके बेसिक अलजबरा का है। देखें, बॉयज कितने हैं आपके, एक्स बॉयज को लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि एक्स बॉयज हैं क्लास में, और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से x+7 टाइम्स ज्यादा हैं। गर्ल्स इज इक्वल्स टू x+7, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा है ना तो बॉयज जितने होंगे उसमें 7 हम ऐड कर देंगे, क्योंकि गर्ल्स बाद में ऐड हो गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, x+7 को ऐड कर देंगे, बॉयज और प्लस गर्ल्स की जो रेशो है उसको हम ऐड कर देंगे। अब देखें इसके अंदर जो हमने इसको ऐड करने के बाद जब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया तो x+x 2x हो गया, और ये 27 में से 7 माइनस हो गए तो 20 आ गया। अब जब हमने इसको x के लिए सॉल्व किया तो x का आंसर आया 10, लेकिन ये अभी हमें बॉयज़ की वैल्यू फाइंड हुई है। देखिए हमने बॉयज़ को x के इक्वल लेट किया है, ये तो हमारे पास बॉयज़ आए हैं। अब हमने हमने एक्चुअली किसकी निकालनी है, गर्ल्स की। तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स के लिए आपने x की वैल्यू में 7 प्लस करना है तो 17 आंसर आएगा। तो योर आंसर वुड बी 17, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज एन इवन इंटीजर एंड 4x इज लेस देन 64 एंड 8x इज ग्रेटर देन 84 देन x कैन बी इक्वल टू। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग इसके अंदर इसके जो दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं इन इनइक्वालिटीज़ को अलग-अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब जब हमने इसको सॉल्व किया, एक का आंसर आया 16 और एक का आंसर आया 10.5। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एक्सप्रेशन बनता है वो ये बनता है कि जो हमारा x है वो 10.5 से बड़ा है, 16 से छोटा है। ये देखें, x इज ग्रेटर देन 10.5 एंड लेस देन 16। तो अब हमने जो उसने मांगा है वो है इवन इंटीजर। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखें तो 10 से बड़ा और 16 से छोटा 15 भी बन रहा है, 16 पूरा पूरा है और 14 भी बन रहा है। अब देखिए इन दोनों में से अब जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 14। वो कैसे, क्योंकि हमें सिर्फ उसने इवन इंटीजर पूछा है, उसने ऑड नहीं पूछा, और 15 बनता तो है लेकिन ये ऑड है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और 8 वैसे ही 10 से छोटा है, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ कि एक हमारे पास इवन इंटीजर था x, उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमने ये कंडीशन दे दी थी कि 4x इज लेस देन 64 है और 8x की जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ये x है, 8x इज ग्रेटर देन 84। हमने क्या किया, दोनों कंडीशंस को अलग-अलग से इनको सिंप्लीफाई करके दोनों की x की वैल्यूज निकाल ली। इसके अकॉर्डिंगली हमने अपना एक ये एक्सप्रेशन बनाया कि x इज ग्रेटर देन 10.5 एंड लेस देन 16.5, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सिंप्लीफाई करके इधर से हमने ये चेक किया कि कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। x की वैल्यू फिर 14 आई, क्योंकि इवन इंटीजर है और ये 16 से लेस भी है और 10.5 से ग्रेटर भी है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीक इज 33 डिग्री। फर्स्ट 3 डेज का एवरेज है 30 डिग्री और लास्ट 3 डेज का एवरेज है 65 डिग्री। अब हमने टेम्परेचर फाइंड करना है फोर्थ डे का। फोर्थ डे का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली हम लोग
ये हमने अब वो निकाल लिया है जो 33 इंटू 7 हमने पूरे 7 डेज़ का, 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो उसने बोला एवरेज टेम्परेचर जो है एक वीक में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेल्सियस रह चुका है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोगों ने जो फर्स्ट 3 डेज़ का एवरेज टेम्परेचर है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है 3 डेज़ के साथ। 30 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 90। 30 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसी तरीके से अब हम लोग जो लास्ट 3 डेज़ हैं 35 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने अब निकाल लिया है सबका टेम्परेचर। ये टेम्परेचर आपका एवरेज टेम्परेचर आया है। अब हमने उस जो टेम्परेचर को हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसका टोटल टेम्परेचर निकाल लिया। ये टेम्परेचर हमने निकाला एवरेज 3 डेज़ का, ठीक है। 3 डेज़ को हमने 30 से मल्टीप्लाई करके 90 आंसर आ गया। अब इसी तरीके से हमने लास्ट 3 डेज़ का एवरेज टेम्परेचर भी निकाल लिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके हमने उसका टोटल टेम्परेचर जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो निकाल लिया 3 डेज़ का टोटल, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों ने निकालना है 4th डे का टेम्परेचर। तो 4th डे का टेम्परेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 105 है और 90 है ये ऐड होके इसका आंसर बन जाएगा 195। 195 के अंदर हम लोग जो 231 टेम्परेचर हमारा टोटल है, ये जो ये टेम्परेचर है इसके अंदर से हम लोग 195 को माइनस कर देंगे। जो 195 है वो हमारा जो 195 हमारा जो आया है आंसर वो आया है 30 जो हमारा फर्स्ट 3 डेज़ का टेम्परेचर था और लास्ट 3 डेज़ का जो टेम्परेचर हमने निकाला था, उन दोनों को ऐड करने से 195 आया। अब हमने जो टोटल टेम्परेचर था 7 डेज़ का, उनमें से उन 6 डेज़ के टेम्परेचर्स को माइनस करके जो आंसर हमारा आया वो आया 36। सो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी 36। मैं एक दफ़ा इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो 33 हमारा 7 डेज़ का था उसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये फर्स्ट 3 डेज़ का टेम्परेचर है, ये लास्ट 3 डेज़ का टेम्परेचर है और 4th डे का टेम्परेचर हम लोगों ने फाइंड करने के लिए जो टोटल टेम्परेचर था उसके अंदर से इन दोनों को 105 प्लस 90 195 को माइनस करके 36 आंसर निकाला है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम लोगों ने इस रेक्टेंगल के अंदर फाइंड करना है कि इसके अंदर कितनी रेक्टेंगल्स हैं। अब इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो एक रेक्टेंगल इसके अंदर जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये लेट मी शो यू, ये जो आपको ये एक ब्लॉक नज़र आ रहा है, इसके अंदर देखें 4 ब्लॉक्स हैं। ये एक स्मॉल है, इसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4। इस तरह से ये एक रेक्टेंगल होगी। इसके बाद अब इसी रेक्टेंगल को हम लोग देखें तो इसके अंदर ही ये चीज़, अगर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली अलग करें तो एक इधर रेक्टेंगल बन जाती है, एक इधर रेक्टेंगल बन जाती है, 2 ये हो गई, ठीक है। अभी हमने जो काउंट की 4 प्लस ये एक इधर वाली साइड पर है, एक ये एक रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है। ये वर्टिकली 2 हो गई हैं, 4 प्लस 2 6 और ये हॉरिजॉन्टली 2 हो गई हैं। तो ये 6 प्लस 2 8 हो गई और एक इसके अंदर एक और बनेगी जो इस जो लार्जर आउटर रेक्टेंगल है, जो इस ये एक पूरा ब्लॉक है, ये खुद भी एक रेक्टेंगल है। तो इस तरीके से ये इसकी 9 यहाँ पे बन गई। अब इसके बाद जो इसके ये रेक्टेंगल है, ये टोटल एक ये हो गई और एक ये हो गई। जो इसके अंदर जो रेक्टेंगल्स हैं, छोटी-छोटी रेक्टेंगल्स हैं, एक इसके अंदर इस फॉर्म में भी, एक ये एक फॉर्म है, ये भी। इस तरीके से इसके अंदर ये 9 प्लस इसके अंदर टोटल 21 रेक्टेंगल्स बन रही हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं, काउंट करके देख सकते हैं। मैंने आपको इसका एक तरीका बता दिया। एक स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल है, उसके अंदर 8 रेक्टेंगल्स बनेंगी। फिर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से 6 बनेंगी। फिर उसके बाद डायगोनल और ओवरलैपिंग जो इसके अंदर सेंटर स्क्वायर है उसके साथ 4 बनेंगी। फिर एक लार्ज रेक्टेंगल आउटर रेक्टेंगल होगी। इस तरीके से एक जो मेसेसिलिनस कॉम्बिनेशन के साथ 2 रेक्टेंगल्स और बनेंगी। इस तरीके से जब आप इन सब को ऐड करेंगे, आप एक जगह पे साइड पे काउंट करते-करते लिखते जाएँ कि इसके अंदर वाले पार्ट में इतनी है, फिर इसके आउटसाइड पे है। इस तरीके से काउंट कर के आपको जो फाइनल आंसर जब आप इन सबको ऐड करके आएगा वो आएगा 21, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 80 इन द क्लास 25 स्टूडेंट्स आर जर्मन, 15 आर फ्रेंच, 13 आर स्पेनिश, 3 आर स्टडिंग जर्मन एंड फ्रेंच, 4 आर स्टडिंग फ्रेंच एंड स्पेनिश, 2 आर स्टडिंग जर्मन एंड स्पेनिश एंड none is studying all three languages at the same time. How many students are not studying any of three language? अब आपने क्या फाइंड करना है कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 में से वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये तीनों लैंग्वेजेस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने को ये तो पता लग गया 25 जो स्टूडेंट्स हैं वो जर्मन पढ़ रहे हैं, 15 फ्रेंच पढ़ रहे हैं, 13 स्पेनिश पढ़ रहे हैं, 3 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं, जर्मन भी और फ्रेंच भी, और 4 जर्मन और स्पेनिश इकट्ठे पढ़ रहे हैं, और 2 फ्रेंच और स्पेनिश इकट्ठे पढ़ रहे हैं, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो तीनों पढ़ रहा हो। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा वेन डायग्राम में एक फॉर्मूला था कि a प्लस बी प्लस ए का इंटरसेक्शन, फिर उसके अंदर जो ए प्लस बी का इंटरसेक्शन, बी प्लस सी का इंटरसेक्शन, सी प्लस डी का जो जो चीज़ें कॉमन होती थी हम उनका इंटरसेक्शन लेके जो हमारे पास टोटल वैल्यूज होती थी उसमें से हम माइनस कर देते थे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर जर्मन को फ्रेंच में ऐड करेंगे और स्पेनिश में, ये 3 लैंग्वेजेस हैं, इनको हम लोग ऐड करेंगे और इसके अंदर से हम लोग वो तमाम को निकाल देंगे जो कॉमन आती हैं, ठीक है। उनको हम लोग इंटरसेक्शन लेके तो हम लोग उनको निकाल लेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा उसको हम लोग 80 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर वो आ जाएगा जो तीनों जो लैंग्वेजेस हैं उनको नहीं पढ़ रहे। अब देखें इसके अंदर जो अब जर्मन हमारे पास 25 थे, जर्मन लिख दिए, उसके अंदर 15 ऐड कर दिए फ्रेंच और स्पेनिश, ये हमारे टोटल हैं। और इसके अंदर से हम लोगों ने ये जर्मन और फ्रेंच जो कॉमन है जिनका इंटरसेक्शन जो हम दें अगर तो वो कितने हैं, जो दोनों जो कॉमन है जिनके अंदर वो है 3, और जो जर्मन और स्पेनिश जिसके अंदर कॉमन है वो है 4 स्टूडेंट्स, और जो फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ रहे हैं वो दो स्टूडेंट्स हैं। अब अगर इन दोनों का हम लोग लें सम करें अगर हम लोग इसको, तो इसका आंसर आएगा, अगर हम लोग इसको टोटल को सम करें तो ये आएगा 44। अब इस तरीके से अब ये तो वो हमारे आंसर आया जो ये सब लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, और हमने क्या निकालनी है जो ये तीनों लैंग्वेजेस नहीं पढ़ रहे। तो हम लोगों ने 80 में से उन 44 स्टूडेंट्स को निकाल दिया जो ये तमाम तीनों लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनमें से जब हमने ये निकाला तो हमारा आंसर आया 36। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, 80 स्टूडेंट्स थे और इतने स्टूडेंट्स जर्मन पढ़ रहे थे, इतने स्टूडेंट्स फ्रेंच पढ़ रहे थे, इतने स्पेनिश पढ़ रहे थे, और जो दो लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे वो 3 स्टूडेंट जर्मन और फ्रेंच थे, 4 स्टूडेंट फ्रेंच और स्पेनिश थे, 2 स्टूडेंट जो थे जर्मन और स्पेनिश थे। हमने क्या किया, ये जो अलग-अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे इनको ऐड किया, इनमें से जो कॉमन सब्जेक्ट्स ये लोग पढ़ रहे थे जो उनको हम लोगों ने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 44। 44 हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उन तीनों सब्जेक्ट्स में से हम लोगों ने टोटल स्टूडेंट्स में से उनको माइनस किया तो हमारा आंसर आया 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक शॉपकीपर है, उसने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस किया 25 से $22 तक, ठीक है। $25 की एक चीज़ थी, उसने उसको प्राइस कर दी $22। अब हमने फाइंड करना है कि कितनी प्राइस डिक्रीज हुई है। तो जब हमने प्राइस डिक्रीज को निकालना होता है तो उसका इस तरीके से होता है कि अब देखें अगर हम लोग 25 में से 22 माइनस करें तो $3 जो है जो डिक्रीज आया है, जो जितना डिक्रीज आया होता है, जितने रुपीस का डिक्रीज आया होता है उसको हम लोग उसकी एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर $3 का डिक्रीज आया था, अगर आप 25 में से 22 को माइनस करें तो आपके पास $3 आता है, तो डिक्रीज कितना हुआ $3 का, ठीक है। और एक्चुअल वैल्यू थी $25, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 100 से, तो योर आंसर वुड बी 3/25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 12%। ये आपका
इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सिंपल था, आपने क्या करना होता है जब आपने परसेंटेज डिक्रीज निकालनी होती है किसी प्राइस की, तो जितने परसेंट डिक्रीज आया होता है, जितने वैल्यू का आपने जो दो वैल्यूज का डिक्रीज आ रहा होता है, ये देखो ये जो दो वैल्यूज है इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने फर्स्ट वैल्यू से, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना $25, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू थी, उससे डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, योर आंसर वुड बी दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक एनिमल जू के अंदर 39 पॉन्ड्स ऑफ फूड डेज जो है वो कंज्यूम कर चुके हैं एनिमल, जो टोटल है आपके पास 91 पाउंड आपके पास फूड है, जो एनिमल्स की फीड है वो 91 अवेलेबल है, लेकिन जो जू के एनिमल्स हैं उन्होंने 39 पाउंड्स जो हैं वो कंज्यूम कर लिए हैं। तो अब आपने ये बताना है कि कितने 6 डेज में कंज्यूम करते हैं, तो अब आपने ये बताना है कि अब जो बाकी 91 पाउंड्स हैं वो कितने टाइम में वो अगर इसी रेट पे एनिमल्स खाते रहें तो कितने डेज में वो 91 पाउंड्स जो है वो खत्म होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए 39 पाउंड्स जो है वो 6 डे, ये यहाँ पे 6 डेज आएगा, 39 पाउंड्स जो है आपका 6 डेज में कंज्यूम हो रहा है। तो अब इसका आप लोग पहले रेट निकाल लेंगे, तो वो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.5 पाउंड्स पर डे। ठीक है, तो उसके बाद अब आपके 91 पाउंड्स हैं और 91 पाउंड्स में से आपके 39 पाउंड्स जो हैं वो कंज्यूम हो चुके हैं, तो आपका जो रिमेनिंग पाउंड्स बचते हैं वो है 52 पाउंड्स। ठीक है, 52 पाउंड्स को आप जब इसके रेट से 6.5 पाउंड पर डे से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 डेज। तो आपका फाइनल आंसर वुड बी 8 डेज। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास 39 पाउंड्स की जो फीड है वो एनिमल्स कंज्यूम कर चुके हैं और टोटल आपके पास 91 पाउंड्स हैं। 39 पाउंड जो है 6 डेज में कंज्यूम हुई है, तो अब वो पूछ रहा है कि 91 पाउंड्स जो बाकी जो टोटल पाउंड में से जो 39 पाउंड्स हो गया, तो जो बाकी बच गई यानी 52 पाउंड्स हैं वो कितने दिनों में आपकी कंज्यूम होगी, तो 8 डेज में आपकी बाकी की कंज्यूम होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज लेस देन 75 व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट वन। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आपने ये बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे किया हुआ है कि आपके पास कंसेक्यूटिव वैल्यूज हैं, एक्स है, कंसेक्यूटिव का वैल्यू का मतलब होता है कि वो वैल्यू इसके अंदर एक एक बढ़ती जाती है, x+1 है और x+2 है। ये देखें, अब इसके अंदर हमने क्या किया है, कंसेक्यूटिव वैल्यूज हैं, x ली है, x+1 ली है, x+2 ली है इसको, और वो हमने क्या कहा है कि जो हमारा सम है कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो लेस देन 75 है। अब हमने इनका सम किया तो 3x+3 आंसर आता है हमारा। ठीक है, और वो लेस देन है 75 से, तो जो यहाँ पे हमारा 3 बन रहा है, 1+2 3 यहाँ पे जाके माइनस हो गया तो 75 - 3 72 आया, और यहाँ पे 3x है तो इनको हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया 72। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, उसको हम लोगों ने डिवाइड करके उसके x की वैल्यू निकाल ली है 26। x इज लेस देन 26 है, तो अब हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो x से लेस देन 25 भी है, 24 भी है, 23 भी है, लेकिन हमने स्मॉलेस्ट निकालनी है तो हमारा आंसर होगा 23, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हेर्मिशियन इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ ए। ओरिजिनल मैट्रिक्स का जब नेगेटिव लेंगे तो वो स्क्यू हेमर्शियन के ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके आईक्यू और बेसिक मैथ्स के लिए, ये बेसिक मैथ्स के आपके सिंपल क्वेश्चन थे जो कंप्यूटिंग के प्रोग्राम कंप्यूटिंग कैटेगरी के अंदर आपसे जीसीयू के टेस्ट में पूछे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन के साथ आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, इसके ये आपका आईक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इसके अब अगर आप पैराग्राफ को देखें, अब आपने क्या करना है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपने जो आगे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे आपने उनका जवाब देना है। ठीक है, सबसे पहले उसने जो आपको बताया है, उसने कहा है आपके पास एक फैमिली है, वो उसके अंदर 6 पर्सन हैं, PQRSTU इन फैमिली मेंबर्स के नाम है। ठीक है, उनके प्रोफेशंस हैं इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, सेल्समैन, मैनेजर एंड लॉयर। ठीक है,
अब पहला हिंट उसने आपको ये दिया है कि उस फैमिली के अंदर 2 मैरिड कपल हैं। मैरिड कपल का मतलब हुआ कि बस के अंदर आपके पास 4 अडल्ट्स हैं, यानी कि 4 अडल्ट्स हैं और साथ में उनके 2 बच्चे होंगे, ठीक है? मैनेजर इज़ द ग्रैंडफ़ादर ऑफ यू हू इज़ एन इंजीनियर। अब यहाँ से एक बात ये हमें पता चली कि यू इंजीनियर है और जो मैनेजर है उसका ग्रैंडफ़ादर जो मैनेजर है उसका ग्रैंडफादर यू है, ठीक है? मैनेजर का एक पेरेंट है, मैनेजर का जो बेटा होगा उसका जो चाइल्ड होगा वो यू का पेरेंट होगा, ठीक है? और जो यू है वो मैनेजर का चाइल्ड होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक मल्टी इस तरह आपके पास एक मल्टी जनरेशन लिंक बन गया फर्स्ट सेकंड वाले के अंदर। अब थर्ड वाले के अंदर वो कह रहा है आर इज द सेल्समैन एंड इज मैरिड टू द लेडी टीचर, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको पता लग गया कि आर एक सेल्समैन है यानी कि ये मेल है और आर की जो वाइफ है वो एक टीचर है जो कि फीमेल है, ठीक है? ये आपको फर्स्ट मैरिड कपल का जो हिंट आपको ऊपर मिला ना कि 2 मैरिड कपल हैं, उसके अंदर आपको एक कपल पता लग गया। आर मेल है और एस जो है लेडी टीचर है, आर सेल्समैन है, ठीक है? और ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और क्लू 4 के अंदर वो आपको कह रहा है क्यू इज द मदर ऑफ यू एंड टी। सो एस इज जो आपका एस है वो फीमेल है। एस आपकी जो यू एंड टी हैं उनकी मदर है। दैट मीन्स के एस इज मैरिड टू समवन लाइकली अ मेल, ठीक है? अब हम लोगों को फिफ्थ के अंदर हम लोगों को जो हिंट है वो ये कि डॉक्टर इज मैरिड टू द मैनेजर। अब मैनेजर है जो है वो तो मेल है, तो अब वो मैरिड डॉक्टर से है तो इसका मतलब डॉक्टर फीमेल होगी, ठीक है? इस तरीके से हम लोगों को सेकंड मैरिड कपल का पता लग गया। अब हम लोगों से आगे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली। अब फैमिली के अंदर मेल मेंबर्स कितने हैं हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोगों को जो पता है वो पी जो है वो भी मेल है और आर था वो भी मेल था। उसके बाद यू और टी जो थे वो उसमें से यू जो था वो मेल था और टी जो था उसको वो मोस्ट प्रोबेबली उसकी फीमेल जो हो लॉयर हो। तो इस तरीके से जो आपके मेल्स हैं फैमिली के अंदर वो हैं 4। आपके जो फैमिली जो इस फैमिली के अंदर मेल्स हैं वो हैं 4। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पी। पी का प्रोफेशन क्या था? पी का प्रोफेशन था मैनेजर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है हु आर द 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। फैमिली के अंदर मैरिड कपल्स कौन से थे? पी जो मैनेजर था और क्यू डॉक्टर था और आर जो सेल्समैन था और एस टीचर थी। ये इनके मैरिड कपल्स थे। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड टी। टी पी जो था वो यू का ग्रैंडफादर था और यू एंड टी उसके सिबलिंग्स थे। तो पी इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी आल्सो। अब नेक्स्ट आपसे सिनोनिम्स पूछे गए हैं। यूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन, रेस्टलेस, ठीक है? रेस्टफुल का मतलब होता है पुरसुकून। क्रूशियल का मतलब होता है अहम और पोज का मतलब है रुक जाना, जो कि इसे बिल्कुल मैच नहीं करता। जो मोस्ट सिमिलर वर्ड टू रेस्टिव इज रेस्टलेस, ठीक है? उसके बाद वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है किसी चीज का एक रिजल्ट निकलना, ठीक है? तो इसका ऑपोजिट होगा इनएफिशिएंसी। देखिए स्ट्रेंज का मतलब तो बिल्कुल ही इसके मीनिंग से बाहर चला जाता है। इफेक्टिवनेस जो है इसके सिनोनिम्स में आ जाता है। वेल नोन भी इसके साथ मैच नहीं करता और जो इसके साथ ज़्यादा ऑपोजिट इससे इस वर्ड के है वो है इनएफिशिएंसी। नेक्स्ट आपने रिकग्नाइज करना है इस पेयर में से कि अब जो आपको ये एनालॉजी गिवन है, आपने इस पेयर को देखते हुए आपने बताना है कि इसमें कौन सा सिमिलर रिलेशनशिप है। देखिए कारपेंटर है और सॉ है, यानी कि एक प्रोफेशन है और उसका टूल जो वो यूज करता है वो आपको बताया गया है। अब कारपेंटर जो लकड़हारा होता है उसका जो टूल होता है वो होता है सहारा, ठीक है? एथलीट जो है ये भी एक प्रोफेशन है और रनर भी एक प्रोफेशन है। ये दोनों प्रोफेशन है, ये मैच नहीं करते इस एनालॉजी से। असेंबली और मेंबर दोनों एक तरह से असेंबली एक पूरी टीम होती है, उसके अंदर एक मेंबर होता है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। अब मैसन और वॉल, मैसन जो है वो प्रोफेशन है लेकिन वाल जो है उसका ऑब्जेक्ट है, टूल नहीं है। जबकि रीपर और सिकल, रीपर जो है वो हार्वेस्टर होते हैं और सिकल का मतलब होता है जो जिसके साथ वो हार्वेस्टिंग करता है, क्रॉप्स को काटता है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी दिस। जो हार्वेस्टर है
अब जो यहाँ पर आपके पास एक आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। इफ़ यू गो इनटू द पार्क अलोन एट नाइट वॉच आउट फॉर स्नेक्स। जो आपने इस तरीके से जो प्रेपोजिशंस है इनको आपने अपने जो इंटरमीडिएट लेवल पे आपने पढ़ी होंगी इनको आपने एक दफ़ा देख लेना है। आई हैव हैड सो मैनी अदर थिंग्स टू डू लेटली दैट माई स्टडीज नेवर माइंड आई विल सून कैच अप। तो बिहाइंड विद आई विल सून कैच अप विद। ठीक है, ये इसके ये इंग्लिश के आपके प्रेपोजिशन से हैं जो आप लोगों ने इंटर लेवल पे किए हुए हैं। आप प्रेपोजिशंस को भी एक दफ़ा से रिवाइज कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्यूटिंग कैटेगरी एमसीक्यूज़ जो आपके पैटर्न में पूछे जाते हैं। जीसीयू लाहौर के एमसीक्यूज़ आपको आज की वीडियो में सॉल्व करवाए गए हैं। इस अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशंस करनी है तो आप एक तो इस वीडियो को देखें, इसके अंदर जो आपको एमसीक्यूज़ करवाए गए हैं उनकी साइकी को समझें और उस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उनके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करें और इस तरीके से आप लोग जीसीयू के टेस्ट को क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमारा बैच 6.0 जो कि इस वक्त लाइव है और इसके अंदर आपको फास्ट जीकी कॉमसेट्स आईबीए एमयूईटी एनईडी यूईटी के राउंड 2 पंजाब यूनिवर्सिटी के सेकंड और थर्ड राउंड की प्रिपरेशंस करवाई जा रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की प्रिपरेशंस भी करना चाहते हैं प्रॉपर वे से तो आप लोग हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304 0666 पे कॉन्टेक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। आपको जैसे ही आप लोग बैच ज्वाइन करेंगे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस मिल जाएगी। आपके रोज़ाना लाइव लेक्चर्स भी होंगे और साथ में अगर जो आप लोगों के लेक्चर्स मिस हो चुके हैं आप उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में सुन सकते हैं, उनको अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं 24/7 और आपको स्टूडेंट सपोर्ट होती है। आप लोग अगर किस तरह के आपको प्रॉब्लम हो तो आपको वो फ़ौरन व्हाट्सएप के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाता है और आपको आपको इसके अलावा जो आपको ना सिर्फ आपकी एकेडमिकली हेल्प की जाती है बल्कि आपको करियर काउंसलिंग भी की जाती है, आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल इन वन बैच और ये हमारा लास्ट बैच है फॉल एडमिशन 2025 के लिए। इसके बाद हमारा फॉल एडमिशन इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग फील्ड्स के लिए हमारा कोई बैच नहीं होगा। तो अगर आप लोग इन तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। आपके टेस्ट के लिए आपके लिए बेस्ट विशेस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।